नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पहले जब अंग्रेजी शासन का, अंग्रेज़ी गुलामी का जुआ उतार कर हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस संघर्ष का सेलिब्रेशन। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस है। आप जानते हैं 9 अगस्त को गांधी जी ने बम्बई से हुंकार भरी थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। यूसुफ मेहर अली का नारा था, क्विट इंडिया अंग्रेजी में और हिंदी में अंग्रेजों भारत छोड़ो। इलेक्ट्रीफाइंग असर हुआ था इस नारे का। कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर दिए गए थे, पूरी लीडरशिप जेल के अंदर थी, लेकिन जनता ने लड़ाई अपने हाथों में ले ली थी और देश का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां पर इंकलाब की लहर न दौड़ गई हो। लेकिन इन सब के बीच 3 इलाके ऐसे थे जो बिल्कुल खास थे। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में 15 अगस्त 1947 से पहले ही राष्ट्रीय सरकार बना दी गई थी, यानी अंग्रेजों के हाथ से नियंत्रण छीनकर, अंग्रेजों की सत्ता हटाकर जनता ने अपनी सत्ता बना ली थी। इनमें सबसे पहली जगह थी बलिया। बलिया से थोड़ा सा ज़्यादा अफिलिएशन भी मेरा होगा ही, क्योंकि बगल के आजमगढ़ में मेरा जन्म हुआ था, जो अब मऊ बन चुका है। बलिया के बागी कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है, 1857 के महान सेनानी। उसी बलिया ने दोबारा एक बार अंगड़ाई ली थी और 1942 में खुद को हफ्ते भर से ज्यादा वक्त के लिए आजाद करा लिया था। बलिया में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ था। बनारस में बीएचयू के जो छात्र थे उन्होंने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया और ट्रेन पर कब्जा करने के बाद उसको नाम दिया फ्रीडम एक्सप्रेस, आज़ादी एक्सप्रेस। ट्रेन बलिया पहुंची, वहां पर एक बड़ा जुलूस निकला, रसड़ा में, बैरिया में, इन सारी जगहों पर, थानों पर कब्जा किया गया। धोखे भी हुए। बैरिया में जो थानेदार था पहले तो वो बिल्कुल तैयार हो गया कि ठीक है तिरंगा फहरा लीजिए, लेकिन जब उससे कहा गया कि जो हथियार है वो दे दो, तो उसने कहा अगले दिन आना। और अगले दिन जब लोग हथियार के लिए गए तो जो थानेदार था रामसुंदर सिंह, उसने धोखा किया, कई सारे लोगों की हत्या हो गई, लेकिन उसके बावजूद जनता टिकी रही। अंत में उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और बैरिया थाने पर कब्जा हो गया। ऐसे ही रसड़ा थाने पर कब्जा हो गया, वहां भी कुछ लोग शहीद हुए। उसके बाद भीड़ जो है वो बलिया पहुंची। बलिया में चित्तू पांडे जो वहां के बड़े नेता थे वो गिरफ्तार थे। भीड़ के डर से चित्तू पांडे को रिहा करना पड़ा। आज कई लोग दावा कर रहे थे कि जो वहां उस समय जिलाधिकारी थे निगम साहब, उन्होंने सहयोग किया। दरअसल उन्होंने सहयोग नहीं किया था, दबाव था जनता का कि उनको सहयोग करना पड़ा। एक बात नोट कर लीजिए कि अगर वो आंदोलन में शामिल होते तो फिर उनके खानदान का कोई बचता नहीं। तो इस तरह चित्तू पांडे और बागियों ने बलिया पर कब्जा कर लिया। 7 दिन तक बलिया में राष्ट्रीय सरकार बनी रही। इसको दबाने के लिए 2 क्रूर अफसरों को भेजा गया। एक का नाम था मार्श स्मिथ और दूसरे का नीदरसोल। दोनों बर्बर ऑफिसर माने जाते थे। दोनों उसी श्रेणी के ऑफिसर थे जिस श्रेणी का जनरल डायर था, जिसने जालियांवाला बाग कांड रचा था। बलिया में भयानक दमन हुआ, सैकड़ों लोगों के घर लूट लिए गए, कितने ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिना मुकदमा चलाए बेंत मारा गया, कितने लोगों के मुंह में पेशाब किया गया। जितने तरीके से अपमान किया जा सकता था उतने तरीके से अपमान किया गया। औरतों के साथ बलात्कार हुआ, लाखों की संपत्ति लूट ली गई, लेकिन चित्तू पांडे नहीं मिले। चित्तू पांडे की तलाश में कितने ही गांवों को जला दिया गया, लेकिन चित्तू पांडे फिर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। ये जो मशाल जलाई थी बलिया वालों ने, इसकी धमक गाजीपुर भी पहुंची, बिहार भी पहुंची। गाजीपुर में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। गाजीपुर को भी 2 दिनों के लिए आज़ाद कराया गया। और इसके बाद बिहार में आप देखते हैं कि बिहार में तो यह आंदोलन बहुत तेजी से फैला। जयप्रकाश नारायण का किस्सा आप जानते हैं कि उन्होंने जेल तोड़ दी, जेल से बाहर निकल गए। पूरे बिहार में कई जगहों पर 1-1 दिन, 2-2 दिन के लिए नियंत्रण से बाहर रहे शहर। पटना पर जनता का नियंत्रण हो गया, मुंगेर पर, चंपारण पे। हालांकि कोई लंबा नहीं चला, लेकिन यह आंदोलन पूरे बिहार में आग की तरह फैल गया। और शायद इसका ही असर था कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद अंग्रेजों को वाकई हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी जगह जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है तमलुक। तमलुक में जातीय सरकार बनी थी। दरअसल तमलुक का मामला थोड़ा अलग था। 9 अगस्त 1942 के पहले ही वहां पर लोगों में काफी गुस्सा फैल गया था। कारण क्या था?
कि अंग्रेजों को लगा था कि अगर जापानीज, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके दुश्मन थे, वो आते हैं तो तमलुक के आसपास ही रुकेंगे। इस चक्कर में कि जापानीज वहां के संसाधनों का उपयोग न कर पाए, नाव, साइकिल, बस, जितनी सारी यातायात के साधन थे सब बंद करा दिए गए थे। और इतना ही नहीं, तमलुक और वो इलाका जो था मिदनापुर का, वो अपनी जरूरत से ज्यादा चावल पैदा करता था, वो चावल छीनना शुरू कर दिया गया। साथ ही वहां पर एक एयरपोर्ट बनाया गया था ताकि सेना के जहाज उतर सके। उस एयरपोर्ट के लिए तमाम लोगों की ज़मीनें ली गई थी, न उन ज़मीनों का सही मुआवजा दिया गया था और ना ही जिन लोगों ने वहां पर काम किया था उनको सही मजदूरी दी गई थी। इन सारी चीज़ों को लेकर लोग बहुत गुस्से में थे। कांग्रेस ने वहां पर 5000 युवाओं का एक दल संगठित किया था। साथ में जिनकी ज़मीनें और रोजगार चले गए थे उनको रोजगार देने के लिए वहां पर 4000 ऐसे लोगों को वहां पर रोजगार देने के लिए कटाई केंद्र शुरू किया था। तमलुक की एक नायिका का नाम हमको लेना पड़ेगा, मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा एक बेहद गरीब घर की महिला थी, कोई संपत्ति नहीं थी, मजदूरी करके अपना काम करती थी। 1930-32 में उन्होंने कांग्रेस का एक जुलूस देखा, उस जुलूस में शामिल हो गई और फिर तो ये था कि कांग्रेस के हर कार्यक्रम में सक्रिय रहती थी और कांग्रेस की वहां पर महत्वपूर्ण नेता बन गई। मातंगिनी हाजरा के नेतृत्व में एक जुलूस निकला अदालत की तरफ, जो वहां की जिला अदालत थी। उस पर गोलियां चलाई गईं। पहले मातंगिनी हाजरा के बाएं हाथ पर गोली मारी गई, फिर दूसरे हाथ पर गोली मारी गई, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। उसके बाद उनके माथे पे गोली मारी गई। कहते हैं कि माथे पर गोली के बाद वो जमीन पर तो गिर गईं, लेकिन झंडा उन्होंने नहीं छोड़ा। वहां हुआ ये कि तमलुक में तब ट्रेन नहीं थी। आंदोलनकारियों ने सारी जो सड़कें थीं जोड़ने वाली, उन पर पेड़ काट के गिरा दिए, टेलीग्राफ के तार काट दिए, टेलीग्राफ के खंभे काट दिए। जितने भी बाहर से जुड़ने वाले साधन थे उन सबको उन्होंने काट दिया और काटने के बाद वहां पर जातीय सरकार स्थापित की। तमलुक, कोंताई और मिदनापुर में दूसरी जो जगह थी वहां तक ये ताम्रलिप्ता जातीय सरकार असर में थी। इस सरकार ने न केवल अपना खुद का न्यायालय, अपना खुद का जेल और बाकी सारा जो व्यवस्था होती है, बाकी सारी जो प्रशासन की व्यवस्था होती है वो स्थापित की, बल्कि विप्लवी नाम से एक अखबार भी निकाला जो साइक्लो स्टाइल होकर बढ़ता था। याद रखिए, इस विप्लवी सरकार, इस ताम्रलिप्त जातीय सरकार को ब्रिटिश जो सरकार थी वो सत्ता से नहीं हटा पाई। गांधी जी जब रिहा होते हैं और रिहा होकर अपील करते हैं कि अब कांग्रेस के जो लोग भूमिगत थे वो सब के सब बाहर आ जाएं, तब जाकर ये लोग बाहर आए और वहां पर इन लोगों ने समर्पण किया। आप इनकी वीरता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि स्वयं गांधी जी वहां पर गए थे और इनके शौर्य और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। मार्च 2002 में एक डाक टिकट जारी किया गया इसी ताम्रलिप्ता जातीय सरकार की स्मृति में, जिसमें मातंगिनी हाजरा की तस्वीर लगी हुई है। इस आंदोलन के नेता थे सतीश कुमार सामंता। एक तीसरी जगह जहां सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सरकार कायम रही वो थी सतारा। सतारा ऐसे तो शिवाजी के पुरखों की, शिवाजी के वंशजों की स्थली है, उनकी राजधानी है, लेकिन ये जो आंदोलन था इसमें किसानों ने कमान थामी थी। हुआ यह था कि बंबई में जब गिरफ्तारी हुई गांधी सहित तमाम नेताओं की, तो बंबई से जो लोग लौट के आए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू कर दिया। किर्लोस्कर की फैक्ट्री में 1 महीने पहले से भी आंदोलन चल रहा था। पहले दिन शांतिपूर्ण जुलूस निकला, लेकिन शांतिपूर्ण जुलूस पे पुलिस ने गोलियां चलाईं, 38 लोग घायल हुए और एक महिला सहित 8 लोग मारे गए। जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे परशुराम गर्ग, उनकी भी हत्या की गई। जब ये सब कुछ हुआ तो लोगों के समझ में आ गया कि अब भूमिगत होकर ही काम हो सकता है। 7 सितंबर को जब इस्लामपुर जाने वाले जुलूस पर दोबारा गोलियां चलाई गईं, उसके बाद यह आंदोलन भूमिगत हो गया। भूमिगत होने के बाद वही जो पूरे देश में हुआ, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, खंभे उखाड़ दिए गए, सड़कें तोड़ दी गई, पुलिया कई तोड़ दी गई और सतारा को बाकी महाराष्ट्र और बाकी देश से काट दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि इस आंदोलन को तोड़ा कैसे जाए, तो उनको यह तरीका सूझा कि वहां जो अपराधी गिरफ्तार थे जेलों में, उन अपराधियों को छोड़ा गया और कहा गया कि आप जाकर इस आंदोलन को भंग करो। लेकिन यह आंदोलन इतना मजबूत था, इस कदर गांव गांव में फैला हुआ था कि यह अपराधी भी इस आंदोलन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए
और 1942 के अंत तक गांवों में ग्राम गणराज्य बनने लगे और अंततः राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। यहां नानाजी पाटिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की जो स्थापना हुई थी, उसने केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के भी काम शुरू किए। बाल विवाह पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, एडल्ट एजुकेशन शुरू की, सामान्य शिक्षा शुरू की, गांधी विवाह जिसमें बहुत कम खर्चा और कोई आडंबर नहीं होता था, ऐसे विवाह शुरू किए और ऐसी तमाम सारी सामाजिक सुधार की गतिविधियां वहां पर शुरू हुई। एक अप्पा मास्टर थे, उन्होंने वहां पर तूफान सेना का गठन किया। तूफान सेना एक तरह से इनकी पुलिस थी। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार था पाटिल साहब की पत्नी लीलाबाई पाटिल का, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके 5 साल के लिए कैद कर लिया था। वो जेल तोड़कर बाहर आई और भूमिगत लोगों के साथ शामिल हो गई और इस आंदोलन का हिस्सा बनी रही। ये जो सतारा की सरकार थी, ये 4 साल तक निर्बाध रूप से काम करती रही। 4 साल तक अंग्रेज उस सरकार को हटा नहीं पाए और 5वें साल तो देश आजाद हो ही गया था। ये किस्सा जो 1942 का शानदार हमारा आंदोलन था, उससे यह किस्सा यह समझने के लिए कि हमारे पुरखों ने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और यह समझने के लिए भी कि सावरकर और दूसरे लोग जो इस लड़ाई में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यह समझना कि जो लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, दरअसल वो देश के साथ ही नहीं, देश की जनता के साथ भी गद्दारी कर रहे थे। जब वो महाराष्ट्र में घूम घूम कर अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र के सतारा में हमारे देशभक्तों ने एक राष्ट्रीय सरकार बनाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। शुक्रिया।